जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देखते हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो एग्जाम हुआ इसका पेपर 2। पहला प्रश्न है कि किस प्रकार या किस मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना है कि पास है कि फेल है, और यह निर्धारित करना है कि सफलता मापनी है अर्थात पास है या फेल। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम सबमिटिव या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला है एक शोध पद्धति जिसमें सांस्कृतिक विश्वास क्या है, कल्चरल बिलीफ्स हैं, प्रथा, अनुभव का वर्णन और आलोचना करने के लिए आप व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर यहाँ व्यक्तिगत अनुभव की बात ना होती तो निर्वंश विज्ञान होता, और निर्वंश विज्ञान के अध्ययन का एक टाइप होता है ऑटो एथनोग्राफी। क्या होता है कि अपने अनुभव के आधार पर जो है किसी कल्चर का जो है आलोचना करना, ये सब चीज वर्णन करना ऑटो एथनोग्राफी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका मत है कि सिद्धांत एक आधारभूत व्याख्या है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। तो आधारभूत व्याख्या सिद्धांत को बताया है और मॉडल को बताया है कि वह वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब्राहम कापलान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक निदर्शन प्रारूप के चयन में अभिनति की उपस्थिति से संबद्ध नहीं है। मतलब अभिनत मतलब कहाँ बायसनेस नहीं आता या बायसनेस आने के उसके संबंध में सही नहीं है। तो बायसनेस कहाँ कहाँ होता है कि बायसनेस वहाँ होगा जहाँ हम गैर यादृच्छिक पद्धति द्वारा चयन करते हैं निदर्शन डेटा सैंपल साइज। गैर यादृच्छिक पद्धति होता है वहाँ हम अपना बायसनेस उपयोग कर सकते हैं। निदर्शन का स्वरूप उपयुक्त पूर्ण रूप से सटीकता से जनसंख्या को कवर नहीं करता है, यहाँ पे भी बायसनेस आएगा। निदर्शन यादृच्छिक पद्धति द्वारा लिया जाता है तो बायसनेस दूर करने के लिए हम यादृच्छिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो यह गलत है। और जनसंख्या के कुछ हिस्से या तो मिले नहीं या उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया। तो जब सहयोग करने से मना कर दिया और हमने डेटा अपने हिसाब से भर दिया तो वहां पर भी बायसनेस होता है। तो जो पूछा कि कौन सा आंसर नहीं है बायसनेस के बारे में सही, अभिनति के बारे में सही, तो निदर्शन यादृच्छिक पद्धति में किया जाता है, गलत है। अगला है कि प्रतिभागियों से और प्रतिभागियों के भर्ती चयन में मदद करने के लिए कहकर गैर यादृच्छिक रूप से तैयार किया गया एक नमूना। इसके पीछे यह विचार है कि जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता के निदर्शन के मानदंडों को पूरा करता है वह संभवतः समान मानदंडों वाले अन्य लोगों को जानता हो, तो उसे कहा जाता है। जैसे हमारा कोई विशेष मानदंड है, जैसे हम टीबी के मरीज के ऊपर हमें अध्ययन करना हो तो हम किसी एक टीबी के मरीज के पास जाते हैं, तो वह सामने अन्य व्यक्तियों को जानता रहता है और उन्हें बताएगा कि सामने वाला व्यक्ति है, आप जाके उनसे डेटा ले सकते हैं। तो इस प्रकार की सैंपलिंग को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की सैंपलिंग को स्नोबॉल निदर्शन या सैंपलिंग कहते हैं। इसको चैन सैंपलिंग भी कहते हैं। अगला है यह किसका मत है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, कहाँ है। किसने कहा कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या कहाँ है के विषय में के साथ आगे बढ़ता है, ना कि अंतर्वस्तु इस तरह की क्यों है अथवा लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या है, केवल वर्णन होता है विश्लेषण अंतर्वस्तु में। एक किसने कहा, तो AR बर्नार्ड बेरेल्सन जो है अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में कहते हैं कि भाई अंतर्वस्तु विश्लेषण है कि उसमें क्या कहाँ है बस वही बताना है, क्यों है कैसे है इसकी बात वो नहीं करता। तो बर्नार्ड बेरेल्सन। अगला है निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है जिसे मापा या देखा जा सकता है। तो जो अध्ययन किए जा रहे लोगों के संगठन या के बीच भिन्न होती है,
रह रहे लोगों या संगठन के बीच भिन्न होती है। तो हम किसी भी ऐसे तथ्य को जिसको मापा जा सके, देखा जा सके, उसको हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर, वेरिएबल्स। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है रॉबर्ट ड्यूबिन के मतानुसार सामाजिक तथा मानव व्यवहार के सिद्धांत, सामाजिक एवं मानव व्यवहार के सिद्धांत स्वयं में विज्ञान के दो विशिष्ट उद्देश्यों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्यों का कौन सा समुच्चय उन्होंने बताया है? किसने? रॉबर्ट ड्यूबिन ने क्या बताया? सामाजिक विज्ञान और मानव व्यवहार के सिद्धांत स्वयं में विज्ञान के दो विशिष्ट उद्देश्यों की ओर चलते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? भविष्यवाणी और बोध। मतलब भविष्यवाणी करते हैं और नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता। अगला है ब्यूफोर्ड जूनकर के अनुसार निम्नलिखित में से जो सहभागी, निम्नलिखित प्रकार की जो सहभागी अवलोकनकर्ता की भूमिकाओं के विषय में है में से कौन सा अनुपस्थित है, मतलब कौन सा गलत है? तो सहभागी अवलोकन में हम पूर्ण रूप से सहभागी होते हैं तो सही बात, सहभागी अवलोकनकर्ता के रूप में होता है, सही बात, पूर्ण रूप से अवलोकन करता है, भी सही है। गैर सहभागी इकाई के रूप में अवलोकन करता होता तो नहीं। यहाँ सहभागी अवलोकन के बाद विशेषता पूछा है, कौन सा गलत हो जाएगा कि गैर सहभागी इकाई के रूप में होता है अवलोकन करता, तो ऐसा कुछ नहीं। सहभागी अवलोकन का मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला है पैराडाइम सामान्य नॉर्मल विज्ञान, विसंगति एनोमलीज, संकट क्राइसिस, क्रांति। पैराडाइम का विज्ञान परिवर्तन क्या सुप्रसिद्ध मॉडल किसने के विचारों से है? तो सबसे पहले पैराडाइम की बात कौन करते हैं? ऑप्शन जो दिया है उसमें थॉमस कुहन करते हैं। कौन? थॉमस कुहन ने बताया कि जो पैराडाइम होता है पहले सामान्य विज्ञान होता है, उसके बाद विसंगतियां आती हैं, फिर क्राइसिस संकट होता है, फिर क्रांति होता है, फिर पैराडाइम पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? अनियंत्रित अवलोकन कौन होगा? तो सहभागी अवलोकन में क्या करता है? अवलोकन करता है, जो घटनाएं जैसी घट रही हैं उसको देखता है, वहाँ किसी भी चीज को वह कंट्रोल नहीं करता। अगला है निम्नलिखित में से किन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों का अपेक्षण करने के लिए दो मूल विधियों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप में चर्चा की है? प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप में चर्चा किए हैं और साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में मानवीय गुणक को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ देखिए कि पॉइंट है मानवीय गुणक की बात किसने की है? तो मानवीय गुणक की बात करते हैं फ्लोरियन नैनकी। कौन करते हैं? फ्लोरियन नैनकी करते हैं। तो इन्होंने वैज्ञानिक डेटा के अवलोकन के लिए दो विधि की प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक, दूसरा सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में उन्होंने मानवीय गुणक की चर्चा की है, फ्लोरियन नैनकी। अगला है अर्नेस्ट नागेल ने मूल्य निर्णय वैल्यू जजमेंट की तथाकथित भूमिकाओं को तर्कों के चार समूहों से संबद्ध किया है। तो किसने? अर्नेस्ट नागेल ने तर्कों के चार समूहों से संबद्ध किया है मूल्य निर्णय में। तो इनमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है? उन्होंने समस्या के चुनाव की बात की है, निष्कर्ष और विषय सामग्री के निर्धारण की बात करते हैं, साक्ष्यों का आकलन की बात करते हैं, और उसके अलावा आकलन के बाद विश्लेषण और निष्कर्ष की बात करते हैं। व्यवहारवाद की रचना की बात नहीं करते। किसकी? व्यवहारवाद की रचना की बात नहीं करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन के अग्रदूत नहीं है? तो ब्रिटेन में किन्होंने कल्चर का अध्ययन नहीं किया है? तो ईबी टायलर नहीं करते। कौन? ईबी टायलर करते कौन कौन है? तो रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल करते हैं। ईबी टायलर जो है नहीं करते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और व्याख्यात्मक पैराडाइम के मध्य सही है? तो कौन सा अंतर जो है प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और व्याख्यात्मक पैराडाइम में के बारे में है? तो प्रत्यक्षवादी जो पैराडाइम होता है या पद्धति होती है उसमें हम परिणात्मक अनुसंधान से जुड़ा होता है, जबकि जो व्याख्यात्मक
होता है वह गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा होता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती? कवरिंग लेटर होता है, भाई भेजा जाता है कवरिंग लेटर, फॉलो अप किया जाता है, गुणवत्तापूर्ण मुद्रण मतलब छपाई की होनी चाहिए, निदर्शन का छोटा आकार नहीं होता है। जब हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं मतलब बड़ी संख्या के लिए और बड़ी शिक्षित जनसंख्या के लिए किया जाता है, तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि निदर्शन का छोटा आकार एक प्रविधि नहीं अपनाया जाता। कहाँ पे? प्रश्नावली के संदर्भ में। अगला है, डायनियर और क्रेडल ने नीतिपरकता एथिकल सिद्धांतों की विवेचना में जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हैं 4 मुख्य क्षेत्रों की चर्चा की है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चर्चा उन्होंने नहीं की है? कौन सा नैतिकता या एथिक्स से संबंधित नहीं है? डायनियर और कैंडल के अनुसार। तो क्या यहाँ सहभागियों की कोई हानि नहीं है? इसकी बात करते हैं। यहाँ निजता पर कोई हमला है होता है? यहाँ कोई विचारधाराई रचना है या नहीं होगा? और यहाँ कोई धोखा सम्मिलित होता है, तो धोखा देना भी नैतिकता में आएगा, हमला निजता पर हमला होगा तब भी नैतिकता में आएगा। सहभागियों को शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाया जाता है, ये भी बात जो है लेकिन क्षति पहुंचाया जाता है। यहाँ कोई विचारा धाराई रचना है, मतलब कंस्ट्रक्ट विचारधारा बना लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है नैतिकता में। इसकी चर्चा जो है इन्होंने नहीं की है। किसने? डायनियर और कैंडल ने। अगला है, जब किसी एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उसे कहा जाता है, जब एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं उसको डबल बैरल्ड प्रश्न या द्विसंलग्न प्रश्न कहते हैं। अगला है, जब कोई प्रश्न सैंपल निदर्शन के केवल एक उपसमूह पर ही लागू होता है तो उसे कहा जाता है। सॉरी, तो जब कोई भी प्रश्न सैंपल निदर्शन के लिए केवल एक ही उपसमूह पर लागू होता है तो उसे हम आकस्मिक प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक प्रश्न कहते हैं। अगला है, एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रघटना का अध्ययन उसकी संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए उसे कहा जाता है। तो एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रघटना का अध्ययन उसकी संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, तो कल्चर की बात हो रही तो उसे क्या कहा जाता है? उसको निर्वंश विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वंश विज्ञान। अगला है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हमारा थॉमस कुहन से संबंधित। अगला है, हमारे शोध का डिजाइन या प्रारूप उसका संचालन हमारे मानसिक प्रारूप मॉडल या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करता है जिसका उपयोग हम अपने तर्क और अवलोकनों को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको थॉमस कुहन ने पैराडाइम या प्रतिमान कहा है। क्या कहा है? पैराडाइम या प्रतिमान। अगला है, निम्नलिखित में से वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका निर्माण उस प्रणाली व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है उसको कहा जाता है, तो उसको मॉडल किया जाता कहते हैं। वह प्रणाली जो समग्र के अंश का प्रतिनिधित्व करता है जिसका निर्माण उस प्रणाली के व्यवस्था के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको एक मॉडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मॉडल। कैसे ऐसे अध्ययन हमें करना है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है जब सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन क्यों प्रयुक्त करते हैं के प्रश्न उठाता है? तो निदर्शन क्यों प्रयुक्त करते हैं का प्रश्न उठाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो निदर्शन समय की बचत करता है, निदर्शन धन मुद्रा की बचत करता है, निदर्शन नियंत्रण के अवसर प्रदान नहीं करता है, निदर्शन और कभी कभी निदर्शन संपूर्ण गणना की तुलना में अधिक सटीक होता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा गलत है? तो गलत हमारा होगा निदर्शन नियंत्रण के अवसर प्रदान करते हैं, नहीं करते हैं, गलत है हमारा ऑप्शन। समय की बचत करता है, मुद्रा और धन की बचत करता है और सटीकता भी देता है कभी कभी, और अवसर भी प्रदान करता है नियंत्रण का।
तो यहाँ पे कौन सा गलत पूछा है, तो यही हो जाएगा हमारा थर्ड की निदर्शन नियंत्रण के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचकों के बीच एक अस्थायी और अनुमानित संबंध है जो कि एक घोषणात्मक कथन है। तो इसका जो आरपीएससी ने आंसर दिया है वह प्रस्ताव है, लेकिन घोषणात्मक कथन या स्टेटमेंट या अनुमानित प्रश्न जो होता है वह उपकल्पना होती है, परिकल्पना होती है। तो हमारे हिसाब से जो इसका राइटिंग आंसर होगा वह 2 होगा, उपकल्पना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी अन्वेषण के क्षेत्र में ज्ञान के व्यवस्थित और संगठित निकाय को बताता है जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो जो भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है जहाँ पे, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। किसका? विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कल्चर स्टडी टू पैराडाइम्स कल्चरल स्टडी टू पैराडिम्स पुस्तक किसकी है? तो स्टुअर्ट हॉल की है। किसकी? स्टुअर्ट हॉल की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य संस्कृति अध्ययन की अवधारणात्मक के विषय में सही है? तो यहाँ पूछा कौन सा सही है। तो यह जो है सांस्कृतिक अध्ययन जटिल क्षेत्रों भूभाग की सांस्कृतिकता जो शक्ति संबंधी जुड़ी है को समझने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब संस्कृति से संबंधित फैक्ट को, शक्ति को समझने ही हमारा क्या है, सांस्कृतिक अध्ययन या निवंश अध्ययन में सम्मिलित होता है। अगला है, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सिस्टम ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक हैं जे एस मिल। अगला है, निम्नलिखित में से वह विधि जो संख्यात्मक पद्धति का उपयोग करके निदर्शन या सैंपल का चयन करता है। उदाहरण के लिए किसी सूची में प्रत्येक 10वें नाम का चयन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पहले हम व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित स्तरीकृत निदर्शन कहते हैं उसको, व्यवस्थित स्तरीकृत निदर्शन या व्यवस्थित निदर्शन कहते हैं। तो 4 सही हो जाएगा। अगला है, किसी विशेष घटना की सामान्य अभिव्यक्ति या किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को कहा जाता है। तो भाई वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अवधारणा कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य अभिव्यक्ति को अवधारणा कहते हैं। हाँ। अगला है, थियोडोर एडोर्नो का अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पर अध्ययन निम्नलिखित में से अनुसंधान के किस प्रारूप से होता? अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, थियोडोर एडोर्नो ने व्यक्तित्व की बात कही है। तो सत्ताधारी व्यक्तित्व की जो इन्होंने प्रकार बताए हैं, टाइप बताए हैं, तो वह किससे जुड़ा है? तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? व्यापक स्केल पर एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप का प्रयोग करते हैं। क्या? व्यापक स्केल एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत नहीं है? तो परिकल्पना का स्रोत कौन कौन से होते हैं ये पहले देख लीजिए। तो उपलब्ध साहित्य होता है, समानता या समतुल्यता होता है, अंधविश्वासीय कार्यकारणता नहीं होता, निजी मानसिक संरचक या इंडियो सेक्रेट अनुभव अर्थात अनुभव का परिणाम भी हो सकता है, अनुभव के आधार पर परिकल्पना बनाते हैं। तो ये भी सही है। कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन कि प्रघटना के विषय में अंधविश्वासी कारणता हमारा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञानों में सही नहीं है? समाज विज्ञानों के बारे में सही नहीं। तो सामाजिक सिद्धांत इस बात पर चर्चा करता है या व्याख्या करने का प्रयास करता है कि क्या है, न कि क्या होना चाहिए। तो सही बात है, जो सामने दिख रहा क्या है वही वर्णन करता है। तो सही बात। एक चर विशेषताओं का तार्किक समुच्चय है। तो ये भी बात सही है। अगला है, समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों की व्याख्या करने में रुचि रखते हैं, न कि मानव समूह का। तो गलत बात है। जो समाज है वह समूह का अध्ययन करता है, न कि किसी व्यक्ति का अध्ययन करता है। अगला है, सामाजिक अनुसंधान की गतिविधियों में नैतिकता एथिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात पूछा कौन सा गलत है समाज विज्ञान के बारे में? तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है गलत है। क्या है? गलत है। अगला है,
फ्रेंड एंड कलिंजर के अनुसार साक्षात्कार के 3 मुख्य उद्देश्य। कलिंगर के अनुसार जो है साक्षात्कार के 3 मुख्य उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य कलिंगर के बारे में सही नहीं है, विचारों में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यह एक खोजपरक उपकरण के रूप में चर एवं संबंधों को रेखांकित करने में सहायक होता, सही है। साक्षात्कार अन्य पद्धतियों का पूरक बन सकता है, तो ये भी बात सही है। अनुसंधान का मुख्य उपकरण हो सकता है, ये भी सही है, कलिंजर ने बताया है। प्रदत्त अर्थात डेटा के संकलन के लिए साक्षात्कार में अत्यधिक समय नहीं लगता है, तो लगता है। इन्होंने कहा कि अगर डेटा इकट्ठा करना है तो उसमें समय लगेगा, तो यह वक्तव्य गलत है। तो राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा 4। अगला है, सभी व्यक्तियों को प्रघटना के विषय में एक ही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए, यह किसका मुख्य आधार है? तो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होता है उसमें हम किसी भी घटना के बारे में अगर बार बार वो कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं, बार बार हमारा सेम निष्कर्ष आता है, तो वहां वस्तु निष्ठता या वस्तुपरकता कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित सर्वेक्षण के प्रकारों में कौन सा सर्वेक्षण मुख्यतः किसी उपकल्पना का परीक्षण करने या किसी शोध समस्या के संबंध में कुछ लुप्त जानकारी की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कुछ लुप्त जानकारी के लिए पूर्ति किया जाता है, उसके लिए तदर्थ सर्वेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? तदर्थ सर्वेक्षण किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सामाजिक सर्वेक्षण विशिष्ट घटनाओं से संबंधित होता है, सही है। केस स्टडी सामान्य समस्याओं से संबंधित होती है, तो सही है। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपकल्पना का आवश्यक नहीं है, ये भी बात सही है। केस स्टडी जो है व्यवहारिक प्रकृति की होती है, तो यह गलत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4 जो है हमारा गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नावली की उपयुक्तता, मतलब हमने कोई प्रश्नावली भेजी है तो उसकी विशेषता नहीं है या उपयोगिता नहीं है? तो जब बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करना होता है उसके लिए प्रश्नावली का उपयोग होता है, सही बात है। जब सामाजिक समूहों के बड़े दायरे पर प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। जब निदर्शन की इकाइयां दूर दराज या विभिन्न स्थानों पर निवास करती हैं तब डाक द्वारा भेजी जाती है, ये भी बात सही है। जब उत्तरदाता के पास बड़ी सुगमता से पहुंच होगी तो वहां प्रश्नावली का उपयोग नहीं होता है। तो डाक से पूछा है, तो जब भाई हम खुद उत्तरदाता स्वयं पहुंच जा रहे हैं तो वहां अनुसूची का उपयोग होता है। तो यहाँ राइट जो है ऑप्शन 4 जो है गलत है, अर्थात नहीं पूछा है तो हमारा सही है, यही होगा। अगला है, मिशेल फूको ने 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया है और जहां विमर्श के विशिष्ट रूप में खतरनाक की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मिशेल फूको के आधार पर गलत है? तो राजनीतिक शक्ति की बात की है, यौनिकता कामुकता की बात की है, पागलपन की बात की है, हिस्ट्री इतिहास की बात वो नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं? इतिहास में विमर्श की बात करते हैं। किसके? विमर्श की बात करते हैं, विमर्श। अगला है, किसी विशेष विषय सिद्धांत अथवा शोध प्रश्न के बारे में लिखी गई सभी बातों का सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो भाई किसी भी विषय के बारे में हमें जानकारी साहित्य समीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? साहित्य समीक्षा के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया को देखने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में हमारी धारणाओं को अभिव्यक्ति करती? इसकी हमारी धारणाओं की अभिव्यक्ति करती। तो इसमें से कौन सा होगा? सत्ता मीमांसा होगा। क्या होगा? हमारी व्यक्तिगत धारणाओं को बताती कौन? सत्ता मीमांसा, ऑन्टोलॉजी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रक्षित नीरवंश विज्ञान साल्वेज एथनोग्राफी पर इस विश्वास में कार्य किया कि नीरवंश विज्ञान का कार्य सांस्कृतिक विविधता है जिसमें पश्चिमीकरण से खतरा है का अध्ययन एवं उसको रिकॉर्ड करना है? तो ब्रोनिलो मैलिनोवस्की। किसने? ब्रोनिलो मैलिनोवस्की ने साल्वेज एथनोग्राफी रक्षित नीरवंश विज्ञान पर विश्वास कार्य किया।
अगला है प्रतिभागियों के चयन के लिए रैंडम सैंपल दैव निदर्शन के लिए प्रभावी तरीका है, क्योंकि दैव निदर्शन क्यों किया जाता है? तो प्रतिभागियों को पता नहीं होता कि वे अध्ययन का हिस्सा गलत, शोधकर्ता का इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि अध्ययन में कौन शामिल होगा, तो ये भी बात गलत है। यह सामान्य निदर्शन से बड़ा होता है, तो ये भी गलत है। जो दैव निदर्शन होता है उसमें अध्ययन का भाग बनने के सभी संभावनाएं जो होती हैं समान रूप से होती हैं। सभी का चयन होने की संभावना जो है वह हमारा समान रूप से होता है कि प्रत्येक इकाई जो है चयन होने की संभावना होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया की जांच हेतु संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया के जांच हेतु सांस्कृतिक अध्ययन का एक प्रारूप या मॉडल विकसित किया है? तो कौन सा स्कूल है? तो वह फ्रैंकफर्ट स्कूल है। कौन सा? फ्रैंकफर्ट स्कूल। अगला है सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों एवं प्रक्रियाओं को रेखांकित करने हेतु जटिल समग्र के रूप में स्थिति और व्यक्ति समूह अथवा संस्थाओं का परीक्षण कहलाता है। तो किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था का अध्ययन करते हैं तो उसको हम केस स्टडी पद्धति के रूप में देखते हैं। अगला है एक ऐसी मूर्त और विशिष्ट व्यवस्था अथवा उपव्यवस्था जिसमें से सामाजिक अनुसंधान करता अपनी अध्ययन इकाई मुख्यतः उत्तरदाताओं का चयन करता या करती है तो कहलाता है। तो उसको विशेष अथवा कार्यकारी सार्वभौम कहते हैं। क्या? अगर एक ऐसी मूर्त एवं विशिष्ट व्यवस्था अथवा उपव्यवस्था जिसमें सामाजिक अनुसंधान करता अपनी अध्ययन इकाई मुख्यतः उत्तरदाताओं का चयन करता या करती है तो उसको कहते हैं विशेष अथवा कार्यकारी सार्वभौम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शोध का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा शोध का उद्देश्य होगा? खोज करना होता है, व्याख्या देना होता है, विवरण देना होता है, प्रयोग करना नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रयोग करना नहीं होगा। क्या? प्रयोग करना। व्याख्या भी होता है तो प्रयोग नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से परिकल्पना निर्माण की कौन सी कार्य योजना रॉबर्ट ड्यूमिन के विचारों का भाग नहीं है? तो रॉबर्ट ड्यूमिन जो है व्यापक परीक्षण, गहन परीक्षण और आगमन परीक्षण की बात करते हैं। सिद्धांतकारी परीक्षण की बात इन्होंने नहीं किया है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा सिद्धांतकारी परीक्षण। रॉबर्ट ड्यूमिन का भाग नहीं है। अगला है डब्ल्यू लॉरेंस न्यूमैन के अनुसार क्षेत्रीय साक्षात्कारों में निम्नलिखित प्रश्नों का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? तो विवेचनात्मक प्रश्न हो सकते हैं, विपरीत कंस्ट्रक्ट प्रश्न, मतलब विपरीत अर्थात कंस्ट्रक्ट मतलब अमूर्त प्रश्न, यहाँ अमूर्त प्रश्न होगा। संरचनात्मक प्रश्न होगा, संदर्भ प्रश्न की बात जो है लॉरेंस न्यूमैन ने नहीं की। किसकी नहीं? संदर्भ प्रश्न की लॉरेंस न्यूमैन ने नहीं किया है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग आपको अगले दिन मिलेगा। धन्यवाद।